आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही विशेष ऐसी घटना की जो इतिहास में जब आप पढ़ते हैं या उसको समझने की कोशिश करते हैं तो बीच में वो कथानक ऐसा आता है कि इतिहास में हमें कई बार उसको सुलझाने की कोशिश तो करनी पड़ती है, लेकिन वो सुलझता हुआ दिखाई नहीं देता है। और इसी क्रम में आज जिस एक सेनानायक की बात हम करेंगे, उस सेनानायक का नाम है सदाशिवराव भाऊ। पानीपत का तृतीय युद्ध जब भी आप पढ़ते हैं तो पानीपत के तृतीय युद्ध में हम लोग हमेशा यह देखते हैं कि मराठा सेना का जिस व्यक्ति ने नेतृत्व किया था उस व्यक्ति का नाम सदाशिवराव भाऊ था। अब सवाल है कि सदाशिवराव भाऊ एकाएक आपके मराठा इतिहास पढ़ने के क्रम में आता है, और जैसे ही आप पानीपत का तृतीय युद्ध पढ़ते हैं और उसको समाप्त करते हैं तो यह लिख करके कि पानीपत के तृतीय युद्ध में वह मारा गया और इसके बाद आपकी कहानी वहीं पर ख़त्म हो जाती है। लेकिन सवाल है कि भारत के अंदर जब मराठा युद्ध हो रहा था और अहमद शाह अब्दाली जो नादिर शाह का उत्तराधिकारी था, एक भारत पे हमले के क्रम में जब मराठा नेतृत्व की बात आती है तो सदाशिवराव भाऊ जो नेतृत्व किए या जिनको मराठाओं के तरफ से नेतृत्व दिया गया वो वास्तव में कौन है। और कई बार हमने आपको कहा भी है, पहले भी मैं जब भी आपसे किसी जगह पे रूबरू होता हूँ तो ये बात मैं कहता हूँ कि इतिहास जब तक आप पृष्ठभूमि और परिस्थिति के समझ को विस्तृत नहीं करेंगे तब तक आप इतिहास के उपयोग और उससे सिविल सेवा में सफलता का मार्ग प्रशस्त नहीं कर पाएंगे। तो मैं जो बात आज करने वाला हूं उस व्यक्ति का नाम सदाशिवराव भाऊ है। अब सदाशिवराव भाऊ अगर आप देखेंगे तो यह व्यक्ति आपके इतिहास में बहुत प्रचलित नाम के तौर पर पढ़ने में आता है। तो पहली बात यह कि जिस समय पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ है वो साल आप जानते हैं 1761 का था, और 1761 में 14 जनवरी के दिन पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। तो ऐसे में हम लोग अगर लिख सकते हैं तो 14 जनवरी का जो दिन है ये पानीपत के तृतीय युद्ध की वो तारीख है जिसमें मराठों को अहमद शाह अब्दाली और उसके सहयोगियों के हाथों शिकस्त खानी पड़ी थी। लेकिन जो सदाशिवराव भाऊ हैं, ये सदाशिवराव भाऊ जिन्हें मैंने पहले भी कहा कि इन्हें मराठा सेना का नेतृत्व दिया गया था, इसका मतलब है कि यह कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं रहे होंगे। जिस समय इनकी मृत्यु हुई है इस पानीपत के तृतीय युद्ध में, उस समय मात्र और मात्र इनकी उम्र कितनी थी? 31 वर्ष थी। कितने साल थी? 31 वर्ष थी। क्यों? क्योंकि 1730 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1730 में। अगर एग्जैक्ट मैं कहूं तो 1730 में इनका जन्म 3 अगस्त के दिन हुआ था। तो 3 अगस्त 1730 को इनका जन्म हुआ। लेकिन ये कौन है? मराठा परिवार में ये कहां से उभर करके आए और किस तरह से मराठा नेतृत्व को इनको दिया गया था, ये आपको जानना जरूरी होता है। और चूंकि पानीपत का तृतीय युद्ध आधुनिक भारत को पढ़ते समय बिना इसको ठीक से जाने, बिना इसको ठीक से समझे, जो मराठा पेशवाओं के शासन के इतिहास रहे हैं या पेशवाई के काल में जिस तरह से मराठाओं का वर्चस्व हिंदुस्तान की राजनीति पर रहा है, यह आपके समझ में नहीं आता है। क्योंकि आप जानते हैं कि शिवाजी के 2 पुत्र, एक सबसे बड़े संभाजी, संभाजी के बाद उनके छोटे भाई या शिवाजी के दूसरे पुत्र राजाराम थे। संभाजी के बाद संभाजी के पुत्र थे जिनका नाम साहू था, और साहू के चूंकि कोई पुत्र नहीं था, तो ऐसे स्थिति में आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो मराठा शासन का दायित्व है वह पेशवाओं के कंधे पर आता चला गया। और यही कारण है कि साहू ने अपने खुद के जीवन काल में ही
पेशवाओं के शासन पद्धति को बढ़ावा देना शुरू कर दिया था। और इस तरह से जब मराठा पेशवाओं की बात आती है तो उसमें सबसे पहला नाम जो आपको याद रखना होता है वो पहले मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ हैं। बालाजी विश्वनाथ एक ऐसे व्यक्ति जो कोंकण क्षेत्र के ब्राह्मण थे और उनको पेशवा इसीलिए बनाया गया था क्योंकि एक तरह से मराठा प्रशासन के अंदर आप देखेंगे तो कोंकण क्षेत्र के ब्राह्मणों का एक दबाव था, एक वर्चस्व था और साहू नहीं चाहते थे कि ऐसे किसी व्यक्ति को हम लोग इस पद पर नियुक्त करें जिसके साथ में प्रशासन के लोगों के बीच में एक कटुता या संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो और अगर उसको व्यवस्थित तरीके से चलाना है तो उन्हीं के बीच में से किसी योग्य व्यक्ति को हमको पेशवाई प्रदान करनी चाहिए। और यही कारण है कि आप देखेंगे कि 1713 में मराठा पेशवाई का दायित्व बालाजी विश्वनाथ के हाथ में आया। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 20 तक पेशवाई किए और 1713 से 20 के बाद पेशवाई का जो दायित्व आया उनके बड़े योग्य पुत्र थे, बहुत कम उम्र थी, 20 साल मात्र उनकी उम्र थी, जिनको हम बाजीराव बल्लाड़ कहते हैं। वो 1720 से लेकर के 40 तक 20 साल तक की पेशवाई किए थे। और मैं आपको बता दूं, जिस सदाशिवराव भाऊ की बात आप कर रहे हैं, ये सदाशिवराव भाऊ जो थे, अगर आप बाजीराव प्रथम का इतिहास पढ़ते हैं तो बाजीराव प्रथम के ही छोटे भाई थे जिनको हम लोग चिम्माजी अप्पा कहते थे। तो अगर मैं सदाशिवराव भाऊ के बारे में बात करूं तो बहुत स्पष्ट शब्दों में आपको याद रखना है कि बाजीराव प्रथम के छोटे भाई और अगर उनका नाम स्पष्ट कर लिया जाए तो उनका छोटा भाई कौन, तो उनका नाम था चिम्माजी अप्पा। और चिम्माजी अप्पा से अगर देखा जाए तो इनकी पत्नी थी राखमबाई। तो एक तरह से देखा जाए तो राखमबाई से जो इन दोनों लोगों को कंबाइन किया जाए अगर व्यक्तित्व के तौर पर, तो ये दोनों लोग बड़े प्रभावशाली व्यक्ति थे, चाहे बाजीराव प्रथम हो और चाहे चिम्माजी अप्पा रहे हों। इन्हीं चिम्माजी अप्पा के पुत्र हैं कौन, सदाशिवराव भाऊ। कौन है, सदाशिवराव भाऊ। और आप देखेंगे जो सदाशिवराव भाऊ हैं, एक तरह से चूंकि बाजीराव प्रथम का तो नाम आप खूब पढ़ते हैं, क्यों, क्योंकि 1720 से 40 लगभग 20 साल की उम्र में पेशवाई प्राप्त किया और 20 साल तक ये पेशवा रहे और इस तरह से 1740 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु भी बड़ी रोचक तरीके से हुआ था। अपने आप में आप देखेंगे कि नर्मदा नदी है, वहीं पर ये अपने बीमारी के काल में चूंकि इनको मस्तिष्क ज्वर की गंभीर स्थिति आ गई थी और वहीं पर इन्होंने अपना समय व्यतीत किया था और उसी दौरान उनकी मृत्यु हुई थी। और इसके बाद जो पेशवाई का दायित्व आया तो इनके पुत्र थे जो उसको आप याद रख सकते हैं, जिनको हम लोग बालाजी बाजीराव कहते हैं। क्या बोलते हैं, बालाजी बाजीराव कहते हैं। तो बालाजी बाजीराव ये बाजीराव प्रथम के पुत्र हुए जो पेशवा बनेंगे। और वहीं पर आप देखेंगे जो इनके छोटे भाई चिम्माजी अप्पा हैं, उनके जो पुत्र थे वो सदाशिवराव भाऊ थे। ऐसे में जो सदाशिवराव भाऊ थे, इन्होंने आप देखेंगे कर्नाटक का मामला हो, निजाम का मामला हो, ऐसे कई प्रकार के मामलों में उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ करके कई अवसरों पर आप देखेंगे बालाजी बाजीराव के साथ अभियानों में बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी ही नहीं दिया, बल्कि कई युद्धों में बड़ी सफलता प्राप्त करने में भी इनका योगदान था। यही कारण है कि सदाशिवराव भाऊ पर मराठाओं को एक गहरा भरोसा के साथ साथ एक दृढ़ता भी थी कि निश्चित तौर पर यह जब नेतृत्व करेंगे तो यह परिणाम हमारे पक्ष में होगा। लेकिन आप देखेंगे कि जो सदाशिवराव भाऊ हैं, इनके व्यक्तित्व का एक पक्ष ये भी था कि यह अति आत्मविश्वास के भी शिकार कभी कभी हो जाते थे। इसीलिए पानीपत के तृतीय युद्ध में इनकी जो भूमिका रही है वो बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी निर्णायक रही। लेकिन अति आत्मविश्वास के कारण, सदाशिवराव भाऊ के कारण एक नुकसान भी मराठाओं को
पानीपत के तृतीय युद्ध में उठाना पड़ा था। तो यहाँ पर मुझे आपको बताने में जो मुख्य विषय था वो क्या था कि पहली बात कि सदाशिवराव भाऊ का जब नाम आए तो आपको कड़ी बाजीराव प्रथम के छोटे भाई चिम्मा जी का नाम आता है और चिम्मा जी के ही पुत्र के तौर पर सदाशिवराव भाऊ को आपको याद रखना होता है। अब मैं जो बात आगे लेके चल रहा हूं, क्योंकि जो चिम्मा जी के पुत्र के तौर पर ये हैं, क्योंकि चिम्मा जी का बाजीराव प्रथम के साथ में भी मतभेद रहता था। कारण क्या था? क्योंकि बाजीराव प्रथम का कुछ प्रेम संबंध का दायरा बढ़ गया था। जो अगर आपको याद हो, अगर आपने एक पिक्चर आई थी जिसको बाजीराव मस्तानी के नाम से बड़ा फेमस हुआ था, तो उस पिक्चर को भी आप देखेंगे तो कुछ कहानी आपको बाजीराव प्रथम की दिखाई देगी, समझ में आएगा। उसमें चूंकि मस्तानी जो है वो बुंदेलखंड से आई थी और वहाँ के शासक जो छत्रसाल थे उनकी एक मुस्लिम पत्नी थी, उसी से वो उनकी बेटी थी। और जब उस समय भारत के अंदर जब बंगस पठानों ने बुंदेलखंड पर हमला किया था, उस समय मराठा पेशवाई बाजीराव प्रथम के हाथ में थी और बाजीराव प्रथम ने उनका मीन्स छत्रसाल का उस समय सहयोग किया था और उसके कारण बहुत सारे क्षेत्र मिले थे। कालपी का क्षेत्र है, सागर का क्षेत्र है, ये सब क्षेत्र उन्होंने प्राप्त किया था। लेकिन इसके साथ साथ एक प्रेम संबंध का जो इतिहास यहाँ से मिलता है, अब चूंकि वो मुस्लिम महिला मानी गई और ये जो बाजीराव प्रथम थे वो एक तरह से देखा जाए तो ये ब्राह्मण थे और ऐसे स्थिति में ब्राह्मण समुदाय के अंदर जो मस्तानी के साथ बाजीराव प्रथम का संबंध बढ़ रहा था वो पसंद नहीं आ रहा था। यही कारण है कि जो चिम्मा जी अप्पा हैं ये लगातार बाजीराव प्रथम का कई अवसरों पर खुला विरोध कर देते थे और यही कारण है कि जो चिम्मा जी अप्पा की स्थिति रही बाजीराव प्रथम के काल में भी दरबार के कुछ समर्थन और विरोध का रहा और उन्हीं के पुत्र के तौर पर सदाशिवराव भाऊ हैं। लेकिन आप देखेंगे कि बालाजी बाजीराव के काल में चिम्मा जी अप्पा के पुत्र जो सदाशिवराव भाऊ हैं उनका भरपूर सम्मान होता था। और आप इसी से अंदाजा लगाइए कि 31 वर्ष की आयु में इन्होंने पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व करते हुए, जो कहीं न कहीं भले मराठा इसमें हारे थे, यदुनाथ सरकार ने तो लिखा है मराठाओं के पानीपत के तृतीय युद्ध में पराजय पर यह एक राष्ट्रीय विपत्ति के समान था। क्यों? क्योंकि मराठा के तरफ से लगभग 25,000 योग्यतम मराठा इसमें मारे गए थे। लिखा है इतिहासकारों ने कि ऐसा कोई मराठा परिवार नहीं था जिसके घर से एक योद्धा की मृत्यु न हुई हो। साथ ही साथ आप देखेंगे कि पानीपत के तृतीय युद्ध के अंदर जिस तरह से भारत की 3 शक्तियां अहमद शाह अब्दाली के साथ मिल गई थी, उसमें मुगल शासक अगर देखा जाए तो शाह आलम द्वितीय का योगदान, अगर उसी में जोड़ देंगे आप तो अवध के नवाब शुजाउद्दौला और उसी तरह से रुहेलखंड का जो नवाब था जिसको नजमुद्दौला कहते हैं यह भी शामिल था। भारत की मुस्लिम शक्तियों ने मिलकर के मराठों को पराजित करने में जरूर सफलता प्राप्त किया था, लेकिन इस युद्ध के मैदान में जो ताकत, जो भरोसा, जिस आत्मविश्वास के साथ सदाशिवराव भाऊ ने भूमिका निभाया था वह इतिहास में एक अच्छे, एक पूर्ण और बहुत ही संगठनात्मक तरीके से लड़ने वाले महानायक के तौर पर उनको मराठा इतिहास में कर्नल डफ ने लिखा है। तो कर्नल डफ की भाषाओं में अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने कहा है कि जरूर आत्मविश्वास के अति होने से सदाशिवराव भाऊ कुछ ऐसे भी कार्य करने के दिशा में बढ़ जाते थे जो शायद वह करने में उतने दक्ष न हो, लेकिन इसके बाद भी पानीपत के तृतीय युद्ध में सदाशिवराव भाऊ का जो योगदान है वह इतिहास के एक अच्छे अध्याय को समझने और विस्तृत करने के लिए पढ़ना अनिवार्य ही नहीं है, बल्कि इस भूमिका को हमेशा इतिहास में गौरव के साथ पढ़ा और समझा जाता है। तो मुझे लगता है कि सदाशिवराव भाऊ के उस कथानक की स्थिति को आप समझ गए होंगे। बाकी बातें कभी और करेंगे। इसी के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।